ओके, हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो है वो ये रिलेशन जी आई एच आर जी टी और साथ हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर मैंने -v1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो है ये रिलेशन आ गया पूरा। और इस कांस्टेंट को मैंने कहा v1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कोई कांस्टेंट c हो गया, कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमारे पास 1 एंड 2 जो इक्वेशन है, 2 मेरे पास ये वाली इक्वेशन है जो मेरे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व होके आई है, और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास आई थी। अब हमने दो एक बाउंड्री कंडीशन हमारे पास आ गई, इन दोनों को हमने ऐड किया। ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे था, यहाँ पे एच आर माइनस के साथ था, और ये वाली जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन थी इसमें ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी इसमें एच आर जो है वो प्लस के साथ था। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो एच आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जी इंसिडेंट और जी ट्रांसमिटेड बच जाएगा, और यहाँ से फिर हम जी ट्रांसमिटेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ जी इंसिडेंट। तो यहाँ से जी ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। जी इंसिडेंट की जी ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ जी इंसिडेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बस थोड़ी सी मैंने ये ध्यान रखा है, कांस्टेंट साथ लेके मैं चल रही हूँ, दोनों को ऐड किया और उसके बाद मैंने जी ट्रांसमिटेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ ये जो कुछ ये तो आपके पास ये मल्टीप्लाई नहीं, और आपने जहन में रखनी है ये बात कि ये चीज़ आर्गूमेंट है, इसका मतलब ये है कि जी इसका फंक्शन है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने दोनों साइड्स पे डिवाइड किया ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और मेरे पास जी ट्रांसमिटेड आ जाए। जब मैंने दोनों साइड पे डिवाइड किया, सी को मैं उठा के उधर ले गई थी, तो यहाँ पे ये सी जो है वो बेसिकली माइनस इसके साथ साइन होगा। तो ये मैंने एक स्टेप स्किप किया, या आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट मैंने किया है कि मैं सी को उधर लेके गई हूँ और 1 + v1 ओवर v2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया, तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आ गया सी प्राइम। तो यहाँ पे आपके पास जो सी प्राइम एक्चुअली वो किसके बराबर है, -c डिवाइडेड बाय 1 + v1 ओवर v2, और 1 + v1 ओवर v2 एक्चुअली आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बेसिक मैथ है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, होप कि आपको इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने जो ये बड़ा कांस्टेंट सी था, जो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सी प्राइम से मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उससे मेरे पास जो है वो क्या हुआ कि जो एच आर था वो सर्वाइव किया, और एच ट्रांसमिट जो है वो बेसिकली आपके पास एच इंसिडेंट सॉरी ख़त्म हो गया। 1 और 2 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एच इंसिडेंट ख़त्म हो गया और हमारे पास एच ट्रांसमिटेड और जी ट्रांसमिटेड बच गया। तो एक्चुअली हमने वैल्यू तो फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ इंसिडेंट वेव, तो इसलिए हमने जी टी की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की थी यहाँ पे वो हमने यहाँ पुट किया। मैं इसको स्लोली करती हूँ, अब ये स्टेप्स देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की वो हमने यहाँ पे पुट की, सिंपल मैंने फिर ये मल्टीप्लाई किया, जो कुछ मेरे पास बाहर था इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास इस टाइप का ये कुछ रिलेशन आ गया, और साथ यहाँ पे आपके पास ये -c भी साथ साथ चल रहा था। तो ये 2 से फिर मैंने दो साइड पे डिवाइड किया और मेरे पास ये कुछ रिलेशन आ गया, और ये आपके पास जो ये सारे कांस्टेंट हैं इनको मैंने c डबल प्राइम कह दिया। तो c प्राइम मुझे पता था कि वो इसके बराबर है, तो मैंने एक्चुअली इसको अब सॉल्व करना है, ये वाला जो c डबल प्राइम है ना, तो जो मेरा c डबल प्राइम है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो जो c डबल प्राइम है वो मेरा इसके बराबर है, और इसमें मैंने c प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, c प्राइम की मैंने वैल्यू पुट की, और उसके बाद मैंने, अगर आपको बात समझ में आए तो आप इसको पीछे से जाके सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा, तो आप खुद भी सॉल्व करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू आई है c डबल प्राइम की, ये वही आई है जो कि c प्राइम की वैल्यू थी। इट्स मीन कि c डबल प्राइम और c प्राइम हमारे पास बराबर है, और हमारे पास जो है वो हम c डबल प्राइम को c प्राइम के साथ लिख सकते हैं। तो एच आर को भी हमने एच जी इंसिडेंट की फॉर्म में लिख दिया, और साथ इसका भी वही कांस्टेंट आ गया जो हमारे पास पीछे ट्रांसमिटेड वेव के लिए आया था। अब ये हमने रिलेशन फाइंड के लिए बेसिकली हमने यही करने थे, इसमें अब मज़ीद हमने कुछ नहीं करना था। बस आप इसको मज़ीद थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो है आप इसको जेड और टी के फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आप इस तरीके से कर लें कि जैसे हमें पता है जी आई जी टी और एच आर जो है वो जेड और टी का फंक्शन है, तो इसको आप सिंगल वेरिएबल यू के फंक्शन में देख लें। फर्स्ट केस में यू जो है वो आपके पास z - v1t है, दूसरे केस में z + v1t है, तीसरे केस में इसमें z - v2t है, और इस केस में आपके पास z + v1t है। तो ये वाला स्टेप आप, वैसे मैं आपको ये समझा भी दूंगी कैसे है, पहले अगर आप ये समझ लें तो आप ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लेट कर लें कि आपके पास जो t है
वो बराबर है टी नॉट प्लस जेड ओवर v1 के बराबर है। तो आपके पास ये जो एच आर और जो जी ट्रांसमिटेड का रिलेशन है, इन दोनों में आपने हर जगह टी की जगह आपने नहीं, पहले सॉरी एच आर की जब आपने वैल्यू एवेलुएट करनी है तो आपने टी की जगह टी नॉट प्लस जेड ओवर v1 पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने जो है वो जी टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने टी को पुट करना है टी नॉट माइनस जेड ओवर v2। तो ये आपने पुट करना है और आपके पास इस तरह की फॉर्म में ये एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो आप कर लें इसको फर्दर z और v और t की फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये स्टेप किया, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव तो है वो z माइनस v2t का फंक्शन थी और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो z प्लस v1t का फंक्शन थी। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमने t को t नॉट प्लस जेड ओवर v1 से रिप्लेस किया इन एच आर, और इन जी टी में मैंने टी को टी नॉट माइनस जेड ओवर v2 से रिप्लेस किया। तो ये मेरे पास उस तरह की फॉर्म आ गई। और ये जो मैं ये वाली चीज़ बता रही हूँ इसमें ये है आपके पास कि देखें, अगर आप इसकी बात करें, जी टी की बात करें, ठीक है, अगर आप देखें तो ये u2 है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये ये u है अगर, तो ये भी u है, लेकिन साथ इसके क्या आ रहा है v1 ओवर v2। तो इसलिए यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पे जो जी आई उसके साथ भी u होगा, लेकिन v1 और v2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये एच आर है, तो ये अगर आपके पास u है तो यहाँ पे ये माइनस u है, मतलब सेम है, बस माइनस साइन इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम एच आर के भी u का लिखेंगे तो यहाँ पे आप इंसिडेंट के साथ माइनस u लिखेंगे, बस ये इसका मकसद था कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट 9.5 है जिसका वो हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमें इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की फॉर्म्स बताई गई थी और हमने उसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके और बाउंड्री कंडीशन दी थी कि आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट z इज इक्वल टू 0 और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस एट z इज इक्वल टू 0। और हमने एक सिंपल मैथ किया और उससे हमारे पास एच आर और जी टी जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका रिलेशन क्या होगा इंसिडेंट वेव के साथ, और जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका रिलेशन क्या होगा हमारे पास इंसिडेंट वेव के साथ, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6, हम उसकी तरफ जाते हैं। नाइन 9.6 क्वेश्चन है हमारा, यह है कि फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमने बाउंड्री कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि जो पहले बाउंड्री कंडीशन हमने यूज़ की है वो उसके लिए है कि अगर आपके पास दो जो मीडियम है, जैसे दो स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट टाइप के जिनके डिफरेंट मासेस हैं, उनको आपने कनेक्ट किया और एक मीडियम से वेव ट्रैवल होते हुए दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है, तो जिस पॉइंट पे जिनको आपने ज्वाइन किया हुआ जो नॉट है, अगर वो मैसलेस है तो वो बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन अगर वो मैसलेस नहीं है तो फिर उसके क्या होगा कि वहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, मतलब जो हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि अब हमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि अब आप जो है वो आप बताएं कि अगर वो जो स्ट्रिंग है अगर उसको आपने जिस नॉट से बांधा हुआ है उस नॉट का मास m है, तो आप ये बताएं कि फिर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। जो इक्वेशन 9.27 जिसकी इन्होंने ये बात की हुई है वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन उसके लिए क्या हो जाएगी। तो हमारा पहला एनालिसिस ये था कि अगर आपके पास वन डायमेंशनल वेव है तो हम देखते थे कि मास पर यूनिट लेंथ हम स्ट्रिंग का देखते थे एक जो, और लेट्स सपोज वो μ1 है और इस तरह दूसरा स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो μ2 है और उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है और उनको जिस पॉइंट पे ज्वाइन हुए उनका वो z इक्वल टू 0 के ऊपर जो है ना वो उनकी नॉट है जिसके ऊपर वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं। तो हमने ये एज्यूम किया था कि दो स्ट्रिंग्स हैं वो जो है जिस नॉट से उनको ज्वाइन किया गया है वो मैसलेस है, जिसकी वजह से हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ये आती थी कि वेव फंक्शन दोनों इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड हैं या z लेस देन 0 z ग्रेटर देन 0 के लिए जो वेव फंक्शन है और उनके जो डेरिवेटिव हैं वो आपके पास कॉन्टीन्यूस होंगे। मतलब जो फंक्शन है बाउंड्री कंडीशन हमने ये कहा कि बोथ वेव फंक्शन जो और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए एट z इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये सपोज किया है कि हमने जो नॉट ली है उसका नॉन ज़ीरो मास है, मतलब m कोई मास है, इसमें डेरिवेटिव जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस हो एट द नॉट।
तो अब हमने इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। जैसे हमने पिछली ओरिजिनल वेव इक्वेशन को डिराइव किया है, तो उसी तरह हमने इसको भी करना है। लेकिन अब हमारे पास डिफरेंस ये आ गया है कि जब हमारे पास नॉट मैसलेस होती है तो उसका वक्त आपके पास जो नॉट होती है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो दोनों साइड पे टेंशन होती है वो उसके मैग्नीट्यूड तो बराबर होता ही है, और डायरेक्शन भी इस तरह से होती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। लेकिन जब आपके पास ये नॉट जो है इसका कोई मास होता है तो हमारे पास इसमें ये होगा कि जो टेंशन है दोनों साइड पे नॉट के वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, इन द सेंस कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी और उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो अब हमारा ये वाला केस है और अब हमने इसके लिए देखना है। तो हमारे पास, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बनाया कि आपके पास यहाँ पे इस केस में जब आपके पास नेट फोर्स 0 है तब टेंशन जो है वो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में बराबर है और इस तरह डायरेक्शन है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। लेकिन इस केस में आपके पास इन केस जो पहले भी और बाद की जो टेंशन है वो कोई सर्टन एंगल बना रही है, उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके जो कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, और वो जो है उनकी वजह से एक नेट फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगी इस नॉट के ऊपर, और नेट फोर्स नॉन जीरो है। जैसे आपको पता है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो ये साइड 0 हो जाएगी, लेकिन 0 इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि उस पर नेट फोर्स लग रही है तो ये ma के बराबर हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने कहा कि साइन थीटा जो है वो इसके बराबर है, और साइन थीटा प्लस इसके पार्शियल एफ और पार्शियल एच 0 प्लस एट 0 प्लस, और साइन थीटा माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल एट 0 माइनस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि अगर आपके पास साइन थीटा बहुत अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये सपोज करें कि थीटा छोटा है तो आपको पता है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग हमारी जो टैन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर है। और टैन थीटा बेसिकली क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फंक्शन की स्लोप होती है। तो अगर आप किसी फंक्शन को का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब फंक्शन अगर एक एफ फंक्शन है जो कि किसी जेड का फंक्शन है और एफ और जेड का प्लॉट ले रहे हैं, और अगर आप उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो टैन ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो अगर थीटा स्मॉल है तो आप कह देंगे कि टैन थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो बेसिकली ये जो साइन थीटा है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, और अगर साइन थीटा प्लस है इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा स्लाइटली जो है वो राइट साइड के ऊपर है, और आपके पास जो जेड की वैल्यू है बेसिकली आपने इसको डेरिवेटिव लिया एंड देन फिर आपने जो जेड पुट किया वो आपके पास, आपने कहा कि वो जेड जो है वो स्लाइटली राइट साइड पे है। ठीक है, तो मतलब एक इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपने फंक्शन की वैल्यू ली, राइट साइड वाले फंक्शन की वैल्यू ली, z ग्रेटर दैन 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आपने वो ली, एंड देन उसका आपने डेरिवेटिव किया, एंड देन आपने इसमें z इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास ये आ गया। और जिस तरह आपने फंक्शन की वैल्यू टू द लेफ्ट वाली दी और उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया, उसमें आपने z को इक्वल टू 0 पुट किया और आपके पास साइन थीटा माइनस आ गया। और अगर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो एक्सेलरेशन जो है, और अगर आपने z इज इक्वल टू 0 के ऊपर बाउंड्री कंडीशन फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली फिर आप उसको z इज इक्वल टू 0 पे कर देंगे। तो इस केस में आपके पास बेसिकली जो साइन थीटा प्लस है वो इसके बराबर है, साइन थीटा माइनस इसके बराबर है, और एक्सेलरेशन जो है वो पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ पार्शियल टी स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 0 इसके बराबर है। तो बेसिकली ये वाली जो है ये वो फोर्स है जो कि आपके पास किसके बराबर है, मास टाइम इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नेट फोर्स जो कि ये टेंशन इन स्ट्रिंग है और ये आपके पास जो है मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो मतलब ये टोटल क्या है, मास टाइम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ द नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन होगी अगर आपके पास नॉट जो है उसका कोई मास है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये कहा गया है फाइंड करने के लिए कि अगर आपके पास जो बी केस है वो आपको ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई इंसिडेंट वेव है तो और आप बताएं कि उसके इस केस में जब स्ट्रिंग जो नॉट है वो मैसलेस नहीं है, तो आप बताएं कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल कर रही है लेकिन जो दूसरा स्ट्रिंग है वो हमने मैसलेस कंसीडर किया है। तो आप बताएं कि उसके एम्पलीट्यूड एंड फेज क्या होंगे रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के इस केस में। वैसे इस इधर पीछे जो टॉपिक है इसके अंदर इन्होंने इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड फाइंड किए हैं,
और उनके फेजेस भी फाइंड किए हैं। दोनों केसेस में बताया है, 2 केसेस डिस्कस किए हैं। एक वो केस जिसमें आपके पास दूसरा स्ट्रिंग लाइटर है और एक वो केस जिसमें दूसरा स्ट्रिंग हैवियर है। दोनों के लिए इन्होंने रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड और फेज भी फाइंड किए हैं। लेकिन इसमें हमारे पास केस ये था कि हमारा जो नॉट था वो मैथलेस था। लेकिन अब यही सारा प्रोसेस हमने करना है, लेकिन हमारा मैथ जो नॉट है वो मैथलेस नहीं है, बल्कि उसका कोई मैथ्स है। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने देख लिया पहली बाउंड्री कंडीशन तो वही रहेगी, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। लेकिन सिर्फ सेकंड बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगी, जो हमने अभी फर्स्ट केस पार्ट में इस क्वेश्चन के फाइंड कर ली है। तो अब हमने हर जगह जो नॉन जो है वो मैथलेस हम कह सकते हैं, मतलब जो ऐसा नॉट जिसका मैथ्स 0 नहीं है, तो उसके लिए जब हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे तो हम ये वाली करेंगे। तो अगेन हमारे पास जो फंक्शन है हमने इस तरीके से ले लिया, z<0 के लिए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव है, और इसको हम जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं। ये मैंने वही वाले फॉर्म उठाई है जो कि आपके पास यहाँ पे आपको गिवन है, ये वाली ही मैंने फॉर्म उठाई है, बिल्कुल यही वाली चीज़ की है। सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है इसकी जगह वो यूज़ करूँगी जो मैंने अभी फाइंड किया। तो अब आपके पास जो है वो पहली बाउंड्री कंडीशन तो वैसे ही होगी, z<0 z>0 दोनों बराबर होंगे, बस उसमें आपने z की जगह 0 पुट कर देना है, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो आ जाएगी। अब सेकंड वाली आपने ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगानी है। इसमें आप f को विद रिस्पेक्ट टू z, ऑब्वियसली 0+ लिखा है, इसका मतलब है z>0 के लिए आपने ये ले ली और z<0 के लिए आपने ये वाला फंक्शन ले लिया। तो z>0 वाला फंक्शन लेके उसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, वो ट्रांसमिशन वाला है, और <0 वाले को लेके उसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, वो ये इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वाला है। असल में ये मैंने पहले और ये बाद में लिख दिया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बेसिकली ये वाला है वो ट्रांसमिटेड वाला है, और जो ये वाला है वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वाला है। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ थी कि अब आपने दूसरी साइड पे जो है वो जहाँ पे ये वाली चीज़ है इसमें आपने क्या लेना है। तो बेसिकली इसमें हम ट्रांसमिटेड वेव लेंगे, क्योंकि हम इसमें जो फंक्शन है उसकी हम सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिटेड वेव है वही ओरिजिनली बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी साइड पर ट्रांसमिट हो रही है। तो इसलिए हम सिर्फ दूसरी वाली साइड पर यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव को का जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, इसको अब विद सेकेंड 2 टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो ये बाकी AT वगैरह का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से आयोटा ओमेगा 2 दफ़ा आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली जब आप इनको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा k1 और माइनस आयोटा k1 इस तरह से साथ आ जाएगा। आई थिंक ये सिंपल मैथ है, मैंने ये स्टेप्स किए हैं, इसमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से देख के सॉल्व कर लेना। ये मैंने काफ़ी डिटेल स्टेप किए हैं। अब हम लोगों के पास जो है वो इसको मैंने बस थोड़ा सा सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा दोनों साइड से कॉमन आ गया, वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बस मैंने सिंपल से स्टेप्स देके सॉल्व किया, आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा, इसमें सिंपल सा मैथ है, कुछ भी नहीं है। आप उसे सॉल्व करके एंड देन t को दोनों साइड पे मैंने डिवाइड कर लिया, और यहाँ से एक्चुअली मैंने जो है वो ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया, और यहाँ से मैंने क्या किया कि ये वाला सिंपल मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, AT वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आई और AT को यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। अब जो मेरे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से ये इक्वेशन आ गई था, अगेन स्टेप्स वही होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशंस आती हैं, उनको आप अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से जो इक्वेशन आई उसको मैंने K1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, और K1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो थी उससे जो मेरे पास आंसर आया था उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो K1 AT और K1 सॉरी मैंने क्या किया ओके तो यहाँ से बेसिकली मैंने इसको सॉल्व करा दोनों को। जब दोनों को मैंने ऐड किया, आई थिंक मैंने इन दोनों को ऐड किया है, ओके आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ छोटी सी मिस्टेक की है। हाँ ठीक है, नहीं सही है। ओके K1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इस वाली इक्वेशन में ऐड किया। हाँ, इस तरह से ऐड करना है कि ये वाला पार्ट इधर ऐड करना है और ये वाला पार्ट इधर ऐड करना है। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन वाला इधर ऐड होगा और ये वाला साइड इधर ऐड होगी। ठीक है,
तो इस तरह से होगा, ट्रांसमिशन वाली साइड इधर ऐड होगी, ये K180, और जब ये दोनों वाली साइड्स इधर ऐड होंगी तो AR और AR वाली टर्म ऑपोजिट साइन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, AI वाली बच जाएगी 2K1AI। तो यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि हमने अगेन जैसे हमने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को भी और रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट को भी इंसिडेंट की फॉर्म में लाना होता है, तो यहाँ से आप A ट्रांसमिटेड की वैल्यू को निकाल के और उसको आपने A इंसिडेंट की फॉर्म में ले आए। ठीक है, ये सारा रिलेशन आ गया आपके पास। अब आपने A ट्रांसमिटेड का रिलेशन फाइंड कर लिया, अब आप A रिफ्लेक्टेड का ट्रांसमिशन फाइंड करें। A रिफ्लेक्टेड को भी इसी से, ये पहली जो कंडीशन थी उसी से मैंने A रिफ्लेक्टेड की वैल्यू निकाली, वो A ट्रांसमिटेड माइनस A इंसिडेंट, जो A ट्रांसमिटेड आया उसमें से A इंसिडेंट को माइनस करें। सिंपल यहाँ पे हमने LCM लिया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। अब ये वाली अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन यहाँ तक हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, AR जनरली हमने ये फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आ गए। ये लेट्स सपोज अगर आप देखें तो ये एक तरह का वो पार्ट है जिसमें हमने फॉरा नॉट्स में हमारे पास जिसका मास m है, तो उसके लिए हमने ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट फाइंड कर लिए जो कि इसके बराबर आएंगे। पहले जो आप लोगों ने बुक के अंदर सॉल्व किया हुआ है, जो आपने कोफिशिएंट्स फाइंड किए हुए हैं वो आपके पास मासलेस नॉट के लिए हैं, ये जो आपने कोफिशिएंट्स फाइंड किए हुए हैं। तो इस केस में अब हमने जो फाइंड किए हैं वो हमने जनरली फाइंड किए हैं। अच्छा, ये मैसलेस नॉट के लिए बेसिकली आपके पास मैसलेस नॉट के लिए बेसिकली आपके पास ये थे, ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपने उनको केसेस लिए थे उनमें जिसमें आपका सेकंड स्ट्रिंग मैसलेस है और सेकंड स्ट्रिंग हैवियर है, तो जनरली वो इसके बराबर थे, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में जो जनरली है वो AT जो है वो इसके बराबर है और AR इसके बराबर आ गया। इसमें अब हम आगे केसेस ले रहे हैं। अब जो हमारा केस है वो ये है कि हमारा दूसरा मैस स्ट्रिंग जो है वो मैसलेस है, तो हमें पता है V2 बराबर होता है V बराबर है T ओवर म्यू के, तो V2 बराबर हो जाएगा T ओवर म्यू2। अगर मैसलेस है म्यू2 0 है तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बाय दिस रिलेशन जो अगर आपके पास ये V2 इन्फिनिटी हो गया है तो ये वाला 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो K2 ओवर K1 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला जो रिलेशंस आए हैं हमारे, ये रिलेशंस दोनों, ये जो एक तो ये AT का रिलेशन है, इसमें भी मैं नीचे जो है वो K1 से ऊपर और नीचे K1 से डिवाइड कर दूंगी, इसमें भी ऊपर नीचे मैं K1 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास K2 ओवर K1 की फॉर्म में आ जाए और K2 ओवर K1 को फिर मैं 0 ले लूँ। तो अब मैंने एक स्पेशल केस कर लिया जिसमें मैंने पहले ही मैंने रिफ्लेक्टेड वाली ही ली, इसमें मैंने K1 से डिवाइड किया ऊपर और नीचे, तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आ गया। K2 और K1 को मैंने 0 ले लिया और मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो एक स्पेशल केस हो गया जिसमें आपके पास दूसरा स्ट्रिंग मैसलेस है। फिर मैंने ये जो m म्यू स्क्वायर और ओवर सॉरी m गैम ओमेगा स्क्वायर ओवर T K1 जो है इसको मैंने बीटा के बराबर ले लिया, और हमें पता है कि ओमेगा जो है वो KV के बराबर होता है, तो वहाँ से आप K1 V1 स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे आपको पता है V1 इसके बराबर होगा तो V1 स्क्वायर जो है वो आपके पास इसके बराबर होगा, तो आप इधर आप V1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो बीटा आपके पास m K1 ओवर म्यू1 के बराबर हो जाता है। खैर ये आपके पास, हमारा मकसद ये था कि इस पूरी टर्म को हमने बीटा से रिप्लेस कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा बीटा और 1 माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। अब हमारा जो है वो AR इस फॉर्म में आ गया। अभी तक हमने रिफ्लेक्टेड वेव को इंसिडेंट वेव की फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब जो ट्रांसमिटेड वेव का रिलेशन था उसमें भी आप इसी तरह करनी है, आपने K1 से डिवाइड कर देना है, K2 ओवर K1 जो है वो 0 से हो जाएगा, और ये जो m ओमेगा स्क्वायर ओवर K1 T है इसको हमने बीटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए जब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो मैसलेस है। फिर उसके बाद अब दो रिलेशंस ये दो हमारे पास आ गए, ठीक है, स्पेशल केस के लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड्स को आपस में रिलेशन देखना है, और सिर्फ इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड का आपस में रिलेशन देखना है, और उनके फेजेस देखने हैं कि आपस में इनका फेज़ का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। नॉर्मली तो हमने पिछले केस में तो ये किया था हमने कि अगर आपके पास सेकंड स्ट्रिंग लाइटर था तो हमने सिंपल क्या किया था कि हमने कहा था म्यू2 लेस देन म्यू1 है तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा, और तीनों वेव्स जो है उनके फेजेस सेम होंगे।
तो वो एक हमारे पास एक स्पेशल केस था, ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी। और फिर अगर हमारे दूसरा स्ट्रिंग हैवियर होता था तो हम कहते थे कि वो आउट ऑफ फेज़ हो जाती है, क्योंकि जो इंसिडेंट वेव है वो मीडियम से टकरा के जब वापस आती है तो उसका फेज़ डिफरेंट हो जाता है, पाए से डिफरेंट हो जाता है, मतलब उसमें 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आ जाता है। लेकिन अगर वो लाइटर से टकराती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो वैसे ही वापस आ जाती है जैसे वो गई होती है। तो हमारे पास सिंपल पहले जो है वो ये केस होता था। अब क्या है होगा हमारे पास, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का ट्रांसमिटेड के साथ रिलेशन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये रिलेशन दोनों में एप्लीकेबल है, ये मैं आपको आगे बता भी दूँगी। ये रिलेशन जनरल रिलेशन है, जो आपके पास रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट या ट्रांसमिटेड या इंसिडेंट वेव्स जो है वो आपस में थ्रू दिस रिलेशन जो है वो लिंक कर रही होती हैं। मतलब ये कि आपके पास जो है इनके जो एम्पलीट्यूड की रेशो है वो हम किसी ए के बराबर लेते हैं, और ये जो इनके बेसिकली आपके पास ये जो रिलेशन है आपके पास ये इधर से आपकी बुक के अंदर है कि जो एक कम्प्लेक्स होता है वो ए और ई रिस्क बार आयोटा डेल के बराबर होता है। डेल उसका इनिशियल फेज़ होता है आपके पास, जो भी आपके पास वेव होती है जनरली ए कम्प्लेक्स इसके बराबर होता है। तो वहाँ से आपके पास आ जाता है। तो जो आपके पास ए रिफ्लेक्टेड है उसका जो कम्प्लेक्स है वो सिंपल ए आर ई रिस्क बार माइनस आयोटा डेल आर, और ए इंसिडेंट है तो ए इंसिडेंट ई रिस्क बार आयोटा डेल आई, मतलब उसका जो कम्प्लेक्स पार्ट है वो बेसिकली इसके बराबर होगा। तो बेसिकली आपके पास इन अदर वर्ड जो ये वाला, जैसे अगर आप ए आर वाला रिलेशन देख रहे हैं तो ए आर में आप इसको कम्प्लेक्स वाले पार्ट को इस तरीके जब इन टर्म ऑफ रियल मैग्नीट्यूड एंड फेस लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और इंसिडेंट वाले को भी जब लिखेंगे तो ए आई इंटू ई रेज़ के बार आयोटा डेल आई की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे एक्चुअली। तो आपके पास ये जो इन दोनों का को अगर आप रेशो लें तो आपके पास ए ई रेज़ के बार आयोटा साई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इन दोनों की रेशो ए रेज़ के बार ए ई रेज़ के बार आयोटा साई के बराबर होती है। एक मिनट, लेट मी से, ओके, आई डिड नॉट राइट इट दिस लाइक, ओके, तो मैंने स्टेप जब नहीं किया, आप उसको कर लीजिएगा कि इन दोनों जो ये दोनों हैं इन दोनों जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो रेशो है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, ए ई रेज़ के बार आयोटा साई से। एक स्टेप मेरा मिस हो गया, सॉरी। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये रेशो जो है वो ए ई रेज़ के बार आयोटा साई से रिप्लेस हो जाएगी। पहले आपने वो करना है एक स्टेप, और उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है जब ए ई रेज़ के बार आयोटा साई इसके बराबर आ जाएगा तो उस ए ई रेज़ के बार आयोटा साई को अपने ही कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ गई? तो ए ई रेज़ के बार आयोटा साई जो है वो ऑब्वियसली जब इन दोनों की रेशो इस और इस टर्म की रेशो ली तो वो एक्चुअली ये आ गया, ठीक है, ए ई रेज़ के बार आयोटा साई। तो वो एक्चुअली वो इस चीज़ के बराबर आ गया, ए ई रेज़ के बार आयोटा साई एक्चुअली इस चीज़ के बराबर था। और फिर उसके बाद हमने उसको सी के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, इसको इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 दे देंगी और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर। और इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास सिंपल जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए स्क्वायर जो है वो 1 आ गया, मतलब ए आपके पास 1 आ गया। तो ये जो आपके पास ए ई रेज़ के बार आयोटा फाई जो बेसिकली इसके बराबर था उसमें हमारे पास ए 1 हो गया। तो पीछे क्या रह गया, ई रेज़ के बार आयोटा फाई आपके पास सिंपल इसके बराबर हो गया। इसको मैंने इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो उससे मेरे पास सॉल्व किया तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मुझे पता है ई रेज़ के बार आयोटा साई बराबर होता है इसके कॉस साई प्लस आयोटा साइन साई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके रियल पार्ट और आयोटा वाला पार्ट अलहदा कर दिया, ठीक है। और कंपेयर करके कॉस से मैंने कंपेयर करके रियल पार्ट अलहदा कर दिया, आयोटा वाली टर्म्स को कंपेयर करके वहाँ से मैंने साइन की वैल्यू निकाली। ऑब्वियसली कम्प्लेक्स से कंपेयर होगा, रियल से कंपेयर होगा, तो ये आपके पास जो है वो कॉज ऑफ साई हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास साइन ऑफ साई आ गया। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास टैन साई की वैल्यू आ गई। तो एक्चुअली रिलेशन आपके पास क्या था, ये था, इसमें मेरे पास ए जो है वो 1 हो गया, तो बाकी मेरे पास ये रिलेशन बच गया। अब मैंने इसमें सिंपल क्या करना है कि ई एक्सपोनेंशियल में इन दोनों को ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे, उनके बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। और आपके पास ए इसका यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि ए आई और ए आर बराबर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स आपस में बराबर होंगी और ये वाले जो है वो एम्पलीट्यूड्स वो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो बराबर होंगे अगर नॉट का कोई मैस है तो भी। लेकिन फेज़ क्या होगा, ठीक है,
फेस क्या हमारे पास वो वाला होगा जैसे हमारे पास होता था मैथलेस नॉट के लिए कि आपके पास जो है वो फेस जो है वो उन दोनों का सेम होता था, क्योंकि जब आपके पास एक डेंसर से रेड मीडियम की तरफ वेव जाती है तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसका वही फेस होता है जो इंसिडेंट वेव का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बन चुकी है इनका आपस में ये रिलेशन एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आर्गुमेंट आपके एस के बराबर हो जाएंगे। तो अभी हमने ऑब्वियसली ऊपर tan साई की वैल्यू निकाली, तो साई की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स ऑफ दिस, तो हमने साई की वैल्यू की जगह tan इनवर्स ऑफ दिस पुट कर दिया। तो इट्स मीन कि ये जो है वो उनके दरमियान में फेस शिफ्ट आएगा और वो किस पे डिपेंड करेगा, इस बीटा पे डिपेंड करेगा। और बीटा क्या था हमारे पास, बीटा क्या चीज़ थी जब हमने रिलेट किया था, तो बीटा था हमारे पास ये चीज़, ठीक है। तो ये था हमारे पास m क्या था, नॉट का मास। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा जो हमारे पास पहले था, लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर आपके पास जो है ये कुछ फेस का डिफरेंस आएगा। और इसके अलावा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली वाली वेव के जो पहला स्ट्रिंग है उसके के पे और उसके म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। ग्रेट, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हम ट्रांसमिटेड वेव के लिए लेंगे, अगेन उसमें भी इसी तरह करेंगे। हमने ए ट्रांसमिटेड और ए आई की वैल्यू ये पुट कर दी एंड देन फिर हमने कहा कि हमें पता है कि ए ट्रांसमिटेड और ए इंसिडेंट का भी आपस में वैसे ही रिलेशन है जैसे हमने पीछे देखा था। मतलब ये ए ट्रांसमिटेड ए इंसिडेंट के साथ रिलेट करती है थ्रू दिस, मतलब इन दोनों की रेशो बराबर होती है ए रेस को पार आयोटा साई के। तो हमने क्या कर दिया कि इन दोनों की रेशो को रिप्लेस कर दिया ए ई रेस को पार आयोटा साई से। अगेन हमने इसको अब अपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, तो हमारे पास ए स्केयर ए की वैल्यू आ गई। तो आपके पास ए ई रेस को पार आयोटा साई इसके बराबर था, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये इसके बराबर था इसके, ठीक है, इसके। अब ए इसके बराबर आया है, तो एक्चुअली मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ ताकि मैं ए और ई रेस के बारे आयोटा साई की वैल्यू को सेपरेट कर सकूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको मैंने क्या किया, सिंपल मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने इसको अपने ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाए। डिनोमिनेटर सॉरी इसको डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं ना जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वैसे हमने कर लिया। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने कहा अगर मैं इसको √1 + b स्क्वायर और √1 + b स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो बेसिकली मेरे पास a के बराबर आ जाएगी। तो a के बराबर आ गई तो उसका मतलब है अगर ये a है तो जो पीछे बच जाएगा वो क्या होगा, ई रेस पर आयोटा साई। तो उसको अगेन मैं इसी तरह कंपेयर करूँगी cos साई + आयोटा साइन साई से कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो आपके पास साइन साई के बराबर होगा, रियल पार्ट आपके पास कॉस साई के बराबर हो जाएगा। फिर उन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, वहाँ से आपके पास tan साई बीटा के बराबर आ गया और साई आ गया tan इनवर्स ऑफ बीटा। तो अगेन इस रिलेशन में हमने क्या करना है, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी वो पुट की। तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास जैसे वहाँ उस केस में तो हमारे पास A1 था ना, तो जो AT था जो AR था वही AI था, लेकिन इस केस में आपके पास AT AI के बराबर नहीं आ रहा बल्कि ये वाली टर्म भी आ रही है। मतलब इन अदर वर्ड आपके पास जो है वो AT और AI थ्रू दिस जो है वो आपस में रिलेट करें, AT और AI का आपस में ये रिलेशन होगा। एक्सपोनेंशियल्स जो अगेन उसी तरह आपस में कंपेयर होंगे, एक्सपोनेंशियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और जो फेस डिफरेंस है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। तो साई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ बीटा आपने पुट कर दी और फिर उसके बाद आपके यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर आपके पास बीटा 0 होता तो आपके पास इस केस में आपके पास वही हो जाता कि सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, साई की जगह tan इनवर्स ऑफ बीटा पुट करना था और बाकी ये डेल आई ही आना था, तो ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे डेल आई आना था, इसे मैंने साई लिख दिया। तो ये मैंने आगे जो है वो सिंपल मैथलेस नॉट के लिए चीज़ों को देखा था, सॉल्व किया था मैंने थोड़ा सा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसकी बना लेती हूँ। ये मैंने मैथलेस नॉट को सॉल्व करने की कोशिश की थी उस मेथड से। वैसे तो मैथलेस नॉट को हमने जब सॉल्व किया था तो हमने ये कहा था कि अच्छा ठीक है, जो है वो आपके पास ये अगर हमारे पास दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है वो अगर उसका मैथ्स कम है तो वो आपके पास
इन फेज़ होंगे सारे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव। और अगर वो जो है वो आपके पास नहीं है, हैवियर है, तो फिर आपके पास रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट आउट ऑफ फेज़ होंगे। तो मैंने उस वाले को ही इस वाले तरह के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जो हम अभी ऊपर कर रहे हैं, कि हमने ये हमारे पास एम्पलीट्यूड्स होते थे और फिर हमने उसके बाद इनके फेज़ रियल एम्पलीट्यूड रिलेशंस देखे। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो अगर हम इसको इस रिलेशन के थ्रू करें तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि अगेन इन दोनों साइड्स की रेशो हो जाएगी ए रेज़ के पावर आयोटा साई, मतलब ये चीज़ बराबर होगी ए रेज़ के पावर आयोटा साई के। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा। उस ए को मैं अगर इस रिलेशन में पुट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ए रिफ्लेक्टेड और ए इंसिडेंट का आपस में क्या रिलेशन है। तो जैसे हमने पिछला किया है वो आ गया ये। और फेजेस को मैंने जब देखा तो मेरे पास जो है वो ये आ रहा था। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके बराबर ये इस तरह था। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ से हमें पता चला था कि जो हमारे पास जब हम ई रेज़ के पावर आयोटा साई कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ थी वो ए आ रही थी। तो ई रेज़ के पावर आयोटा साई का मतलब तो ये है कि वो 1 होगा, क्योंकि ये तो पूरी चीज़ जब इटसेल्फ ए के बराबर है तो ई रेज़ के पावर आयोटा साई तो 1 होगा। तो ई रेज़ के पावर आयोटा साई 1 है अगर, तो आपके पास ई रेज़ के पावर आयोटा साई को एक्सपैंड किया, कॉस साई का मतलब है 1 है, साइन साइन 0 है, दोनों को डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, tan इनवर्स और 0 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव का फेस जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने कुछ और भी आगे सॉल्व किया हुआ है कि मैं उसकी वीडियो को चला देती हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। ये मैंने जो है फिर ट्रांसमिटेड के लिए भी बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करके ये शो किया है कि आप इस मेथड से, जिस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, इस मेथड से आप जो है वो ट्रांसमिटेड वाला भी कर सकते हैं। अच्छा ओके, एक और चीज़ ये भी है कि फिर मैं ये देखना चाह रही थी कि चलें ठीक है हमारा दूसरा स्ट्रिंग मैथलेस है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर हमारा दूसरा स्ट्रिंग मैथलेस नहीं है तो फिर उस केस के लिए क्या हमारे पास फेज़ 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मैथलेस नहीं, मतलब दूसरा स्ट्रिंग अगर हैवियर है तो फिर क्या होगा। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया है और आई थिंक आई एम प्रेटी सक्सेसफुल इन इट। कि अगेन मैंने इसी तरह ये लिए हैं और मैंने उसमें एक तो मैंने वो बुक वाला ही तरीका किया कि उसमें मैंने सिंपल डायरेक्ट ही मैंने कहा कि अच्छा हैवियर है तो उससे टकरा के जब आएगी तो आउट ऑफ फेस होगी। तो मैंने डेल्टा आर को डेल्टा आई माइनस पाई ले लिया है, डेल्टा आई को डेल्टा आर प्लस पाई ले लिया। तो ये जो ये रिलेशन है इसमें डेल्टा आई की जगह डेल्टा आर प्लस पाई लिख दिया और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास वो आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेप बुक में नहीं हुआ हुआ, अगर आप चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से। फिर दूसरे तरीके से भी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, यू कैन सी इट इफ़ यू वांट। अगर आप इसे स्लो डाउन करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे। आई एम डन विद दिस। आज चलें ठीक है, आई होप कि इंशाल्लाह सून मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी बनाऊंगी। थैंक यू।